मोदी के जर्मनी दौरे से पहले पेंटागन का बहुत बड़ा बयान आया है। पेंटागन ने कहा है कि हमारा मकसद सभी को एकजुट करना है। पेंटागन यानी अमेरिका का रक्षा मुख्यालय। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने सफाई दी है, मीटिंग का मकसद किसी देश को रूस से दूर करना नहीं है, यह कहा है जॉन किर्बी ने। तो सबको एकजुट करना है, लेकिन हम किसी को नहीं कहेंगे कि तुम रूस से दूर हो जाओ। एम्बेसडर सचदेवा, डिप्लोमेसी की लैंग्वेज में आप इस बयान को कैसे डिकोड करते हैं? गौरव जी, ये जो 48वीं शिखर वार्ता हो रही है G7 की, ये बड़े ही अनूठे वातावरण में हो रही है। पहली बार ऐसा है कि G7 के दौरान, कि समिट के दौरान एक्टिव वॉरफेयर चल रहा है जी। और दूसरी तरफ ये कहना चाहूँगा कि ये जो द्विविभाजन की बात आपने की है, चीन और रूस दोनों को एक साथ निपटने की बात जो आप कह रहे हैं, उसमें पूरे G7 सब एक साथ नहीं है। उनमें आंतरिक मतभेद भी हैं और आने वाली शीत ऋतु ये बताएगी कि 40% गैस की जो डिपेंडेंस है सेंट्रल यूरोप के कंट्रीज़ की रूस के ऊपर, उसका क्या असर नाटो की या G7 की एकता पर पड़ेगा। बिल्कुल। और इसी दौरान मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत का रोल इस परिप्रेक्ष्य में एक अनूठा रोल हो जाता है। हम G7 का हिस्सा नहीं हैं, हालांकि G7 के 4 देशों से हमारा GDP ज़्यादा बड़ा है। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद जिस विषय में घुसना नहीं चाहिए उसमें जाने की कोशिश मैं नहीं करूँगा। भारत अभी एक स्थायी इनवाइटी ज़रूर रह गया है, लेकिन वो G7 का हिस्सा नहीं है। खाद्य पदार्थों के लेकर के भारत का दौर बड़ा हुआ है। दूसरी ओर कोविड के दौरान भी भारत का दौर ऊंचा हुआ है और इसको लेकर दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है इस समय। तो ये सब चीज़ें देखते हुए भारत के दौर को नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता और शायद यही कारण है कि भारत को स्पेशल इनवाइटी के तौर पर पिछले कई सालों से इनवाइट किया जा रहा है। सर, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन मैं जनरल सिवाच के पास भी जाना चाहूंगा। जनरल सिवाच, देखिए, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तरफ नेटो की भी मीटिंग होगी जहां पर कुछ देशों को बुलाया गया है, एशिया से भी। चीन को उसको लेकर मिर्ची लग रही है, चीन उसको लेकर रिएक्ट कर रहा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन क्या माने कि G7 जैसे देश संगठनों का ये मिलना, इस तरह की बातें करना एक रस्म अदायगी भर है? देखो, ऐसा है गौरव, G7 एक बहुत इंपॉर्टेंट समूह है। 7 डेमोक्रेसीज हैं और वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री हैं और इनका, जैसे आपने बताया, 40% GDP पूरे वर्ल्ड का है। और ये भी सच्चाई है कि ये वो कंट्री भी हैं जहां उनका मतभेद चला हुआ है रूस के साथ। ये रूस यूक्रेन का जो भी प्रभाव है इसके ऊपर बहुत पड़ा है और G7 ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देखो, सच्चाई यह है कि जब से पहले रूस यूक्रेन की लड़ाई से पहले कुछ न कुछ मतभेद ज़्यादा थे फ्रांस, इटली और जर्मनी में, मगर जैसे लड़ाई हुई है तो कहीं ना कहीं मतभेद। तो आपको क्या लगता है, क्या ये देश रूस और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने पर भी कैसे इस युद्ध को रोका जाए, इसको लेकर भी कोई डिस्कशन करेंगे? क्योंकि इनमें से लगभग सारे देश यूक्रेन को हथियार मुहैया करा रहे हैं। पड़ेगा गौरव कि लड़ाई जो है एक अंतिम रूप पे पहुंच गई है। जो ईस्ट यूक्रेन में डॉनबस के इलाके में, ये इलाका रूस ने जीतना ही जीतना है। आप लगा लो खार्किव से लेके और पूरा का डॉनबस, लॉन्सक और डॉनसक का एरिया इन्होंने मारियापोल जीत लिया है, जिससे वो क्रीमिया है, और उसके बाद वो लेंगे खरसोन। नहीं तो अगर ये लड़ाई रूस ने जीत ली कपिल जी, तब तो फिर चीन के सामने और उन जैसे देशों के सामने एक नजीर होगी। फिर तो वो भी कहेंगे कि हम जैसे रूस ने किया वैसे हम करेंगे। और दुनिया में अगर रूस और चीन जैसे देश मिल जाए तो अमेरिका और ये G7 जैसे देश भी उनका कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, मेरे को एक बार थोड़ा समझाने तो गौरव, इसकी मतलब ये है, ये रशिया चाहता है कि ये एक प्रकार बफर जोन में बनाऊं, मगर ये भी सच्चाई है अमेरिका और नाटो कंट्री बहुत अभी ऑफेंसिव हथियार दे रहे हैं यूक्रेन को। ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि जिस प्रकार से ऑफेंसिव आपके टैंक आ गए हैं, बस्तरबंद गाड़ियां, एयर डिफेंस सिस्टम, आपकी RT गन, तो बड़ी जोरों से लड़ाई चल रही है। एक छोटा सा रिएक्शन मैं यहाँ से कपिल जी से ले लेता हूं। जो बात आपने बताई, एक बस
कि जो चीन के बारे में बात है, सच्चाई है कि फोकस अब चीन के ऊपर बहुत है, क्योंकि चीन जो है इंडो पैसिफिक एरिया में जिस प्रकार से अपना दादागिरी दिखा रहा है, बिल्कुल फोकस है सर, विषय है, बिल्कुल फोकस है, जितना मैंने पढ़ा। साथ साथ ये जो G7 है, इनका मुद्दा देखो, जापान वहां पर है आपका, और जापान है, यूएस है, इंडिया। अमेरिका क्या कह रहा है सर, शिवाज सर? अमेरिका कह रहा है कि अगर हमने रूस को यूक्रेन में जीतने दिया तो अब तो फिर चीन भी वैसा ही कुछ करेगा। अमेरिका साफ कह रहा है सर। ये कैसे संभव है? मैं ये मानता हूं, क्योंकि सच्चाई ये है, अगर रूस बड़ी आसानी से जीतता है यूक्रेन में, तो ये बोर्ड बनाएगा चीन को। कपिल जी एक छोटा सा रिएक्शन, एग्रेसिव होता जा रहा है। कपिल जी एक छोटा सा रिएक्शन। गौरव जी देखिए, चीन जो है कई सालों से एग्रेसिव है, कोई आज नई बात नहीं है जो चीन एग्रेसिव हो रहा है। चीन तिब्बत पे एग्रेसिव हुआ था जब तिब्बत को उसने ऑक्युपाई किया था। चीन वियतनाम में एग्रेसिव हुआ था जब उसने वियतनाम को एग्रेसिव किया था। वेस्टर्न कंट्रीज चीन की मानसिकता को समझने में असफल रहे। सर वो उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ है। सर सुनिए, आज चीन जो है इसको किसने बनाया? ये अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं ना। चीन जो दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा देश है जहां जनता के पास कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, ये चीन को इन्होंने ऊपर उठाया। इनके मल्टीनेशनल गए चीन के अंदर अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए, क्योंकि वहां पे लेबर लॉज नहीं थे, वहां पे कोई स्ट्राइक नहीं होगी, अपना पैसा बनाने गए थे। चीन को तो ताकतवर इन्होंने बनाया है। आज चीन उठ के खड़ा हो गया इनको, तो अब इन्हें परेशानी हो गई है। और जो तीसरा खतरा दुनिया पे, एक बात सुन लीजिए और मुझे बता दीजिए, जो तीसरा दुनिया पे सबसे बड़ा खतरा है उसे भूल गए। आज ये अलकायदा और ISIS की बात नहीं कर रहे, उनके हाथ में एटम बम लग जाए उसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि इनका तालिबान से समझौता हो गया अमेरिका का। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा खतरा आज भी टेररिज्म है। अलकायदा, ISIS और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों के खिलाफ जब भी कोई ऐसा प्रस्ताव आता है, चीन उस पर वीटो करता है। और अमेरिका क्या करता है? जब भी कोई ऐसा प्रस्ताव, आप चीन को खतरा नहीं मानते कपिल जी? किसको? चीन को। मैं तो शुरू से कह रहा हूं चीन बहुत बड़ा तो फिर अगर ये G7 देश चीन के खिलाफ कुछ प्रस्ताव ला रहे हैं, अगर ये G7 देश चीन के खिलाफ कुछ करते हैं, तो आप इसको प्रभावशाली नहीं मानते? सर इटली के एक एक गली के अंदर चीन के फैशन डिजाइनर बैठे हुए हैं, सारे चीनी बैठे हुए हैं, बड़े खुश हो रहे थे कि चीनी टेररिस्ट आ रहे हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटियों के अंदर जब चीन ने छात्र भेजे, कोई छात्र वहां से जो है बिना कम्युनिस्ट पार्टी की परमिशन के नहीं जाता है, तब इनकी यूनिवर्सिटी बड़े खुश हो रही थी कि हम पे बड़ा चीनी आ रहा है। तो फिर क्या करें क्या? चीन को अपना लें, चीन की बातों को अपना लें, चीन जो कर रहा है वो मान ले।